लास्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 18 तक पहुंच चुके थे, जहां हम लोग नलिटी एंड डिवोर्स के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे जो बात करा जाए ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो आज हम लोग स्पेसिफिक प्रोविजंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी जो रेस्ट होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 से सेक्शन 23 तक के प्रोविजंस को। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19 से। क्या बताता है सेक्शन 19? सेक्शन 19 बताता है कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। ये बता रहे हैं कि कोर्ट में, कौन से कोर्ट में हम पिटिशन को अपने प्रेजेंट करेंगे। तो इसका जवाब होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी पिटिशन को प्रेजेंट करेंगे उसके ज्यूरिडिक्शन। अच्छा, पिटिशन को फाइल करते समय कुछ हमको स्पेसिफिक बातों को ध्यान में रखना होगा। तो क्या है वो बातें, इसको भी जान लेते हैं। पहला ही बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेयर मैरिज टेकन प्लेस इन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जिस समय हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पिटिशन फाइल करने से पहले ये आपको पहले टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, हस्बैंड और वाइफ, उनकी मैरिज सेम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप पिटिशन फाइल कर रहे हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, यानी कि हस्बैंड मान लीजिए दिल्ली का है तो वाइफ भी दिल्ली की होनी चाहिए और पिटिशन भी दिल्ली के ही स्टेट में आपको पिटिशन फाइल करनी चाहिए, या फिर आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है? द रिस्पॉन्डेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन रिसाइड्स, यानी कि बताना चाह रहा है कि रिस्पोंडेंट उस समय पिटिशन के प्रेजेंटेशन के टाइम अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए। कौन सी जगह पे? जिस जगह में पिटिशन फाइल कर रहे हैं। रिस्पोंडेंट यानी वो पर्सन जिसके अगेंस्ट हम पिटिशन या फिर अपना केस फाइल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताता है? पार्टीज टू मैरिज लास्ट टाइम प्रेजेंटेड टुगेदर, यानी कि दोनों पार्टीज अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ अगर पाई गई है उसके बाद वो पिटिशन फाइल कर सकती है। अब मान लीजिए हस्बैंड आगरा रह रहा है, वाइफ कानपुर रह रही है, लास्ट टाइम वो लोग अलीगढ़ एक साथ पाए गए या फिर एक दोनों जगह एक साथ रह रहे हैं, तो अलीगढ़ में ही आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उसी के कोर्ट के अंदर, उसी के ज्यूरिडिक्शन के अंदर। ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में एक बी पॉइंट, थर्ड का ये ए था और थर्ड का बी पॉइंट एक और नया था, वो ऐड किया गया है 2003 के अमेंडमेंट्स के थ्रू। क्या बताता है? ये वाइफ के लिए बात करता है। फॉर वाइफ, in case the wife is the petitioner where she is residing on the date of the presentation of the petition। ये बताते हैं कि वाइफ अगर यहाँ पे पटिशनर है, जिस टाइम वो लास्ट टाइम वो साथ में रह रही थी उस टाइम से वो वहाँ पे पटिशन को प्रेजेंट कर सकती है कोर्ट द्वारा। एक होता बताया गया था इससे पहले कि जब साथ पाए गए हैं, और यहाँ पे वाइफ के लिए भी बात की गई कि अगर वाइफ जिस जगह रह रही है वो वहाँ पे पटिशन फाइल कर सकती है उसी एरिया में। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है? The petitioner is residing at the time of the presentation of the petition in a case where the respondent is at that time residing outside the territories to which this act extends or has not been heard as being alive for a period of 7 years or more than 7 years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive। ये न्यूट्रल है, हस्बैंड और वाइफ के लिए, दोनों के लिए बताया जा रहा है कि अगर दोनों में से पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कोई दूसरी कंट्री में अगर रह रहे हों, तो वहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे वाइफ दिल्ली में रह रही है और हस्बैंड अमेरिका रह रहा है और साथ में वो आउटसाइड भी रह रहा है, प्लस वो 7 साल से उसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं, कोई नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं दूसरी पार्टी की, यानी कि वाइफ को। तो यहाँ पे पिटिशनर क्या है, यहाँ पे वो पिटिशन फाइल कर सकती है तो स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस में कि हमारा जो पार्टनर है 7 साल से मिल नहीं रहा है, वो बाहर रह रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टी यहाँ रह रही है इंडिया में रह के, वो यहाँ पे पिटिशन को फाइल करके कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको पिटिशन फाइल करने के दौरान आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, जो बताता है सेक्शन 19 में। अब देखते हैं सेक्शन 20 क्या कह रहा है। सेक्शन 20 बता रहे कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन, यानी कि वेरिफिकेशन और कंटेंट पिटिशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे जो आपकी पिटिशन को एक वैलिड पिटिशन बनाएगा। एवरी पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट shall state as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim to relief is founded, except in a petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage। ये बताना चाह रहा है, ये प्रोविजन बता रहा है कि पिटिशन जब आप प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, तो वो जो कोर्ट जिस चीज़ के लिए पिटिशन फाइल किए हैं उसके नेचर से वो सिमिलर आना चाहिए। मान लीजिए आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया गया, तो वहाँ पे पिटिशन में जो आप चीज़ें प्रेजेंट करेंगे वो भी डिवोर्स के ही रिलेटेड होनी चाहिए। उसके मतलब जो स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं वो आपको पर्टिकुलर उसमें मेंशन करना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और कहा जा रहा है कि नो कोल्यूजन बिटवीन द पिटिशनर एंड द अदर पार्टी टू द मैरिज। आपस में कोई कोल्यूजन या आपसी साजिश या रंजिश या कोई सीक्रेट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच आपस में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो लोग एज अ टाइम पास तो नहीं कर रहे। यह बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी और ये पिटिशन में आपको प्रॉपर वे में, इन अ फॉर्मल वे में आपको प्रेजेंट करना होगा। इसी का सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द स्टेटमेंट कंटेन्ड in every petition under this act shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by the law for the verification of claims and may at the hearing may be referred to as a evidence। ये बात फिर से वही दोहरा रही है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप पिटीशन में फाइल कर रहे हैं वो वेरीफाइड होना चाहिए पिटिशनर द्वारा। मान लीजिए हस्बैंड फाइल कर रहा है वाइफ के अगेंस्ट, तो वाइफ को इसकी नॉलेज होनी चाहिए और किस लिए कर रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, वो प्रॉपर वे में वेरीफाइड होना चाहिए। या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है आपसे सीनियर या फिर कोई एक्सपर्ट्स है उसकी निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये वेरिफिकेशन एज ए एविडेंस आपके बेसिस में या आपके अगेंस्ट भी कोर्ट में प्रेजेंट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आपका पिटिशन जो होनी चाहिए वो प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होनी चाहिए, सारा वेरिफिकेशन इन अ प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये बताता है सेक्शन 20। सेक्शन 21 अब देखते हैं। सेक्शन 21 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 of 1908 सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट and to such rules as the High Court may make in this behalf, all proceeding under this act shall be regulated as far as may be by the code of CPC 1908। इसमें बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट यहाँ पे आके कुछ स्पेसिफिक रूल्स या फिर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर सकती है, और जितनी भी हिंदू मैरिज एक्ट में जितनी प्रोविजन है ये सीपीसी से गवर्न है, यानी कि सीपीसी इसका सेंट्रल पार्ट है जो हिंदू मैरिज एक्ट को रन कर रहा है। क्या बताना चाह रहा है हाईकोर्ट, मान लीजिए आपने स्पेसिफिक चीज़ें आपने जजमेंट्स देखे होंगे या कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स करते हैं या कोई स्पेसिफिक नेसेसरी कंपोनेंट या फिर कोई टॉपिक इनेबल करते हैं कोई कोर्ट कोई स्पेसिफिक सेक्शन में, तो वो रूल्स अगर जैसे कोई बनाया जा रहा है या कोई रूलिंग है हाईकोर्ट की, तो वो हाईकोर्ट को यहाँ पे पावर है कि वो कुछ चेंजेस कर सकती है, और ये किससे गवर्न है हिंदू मैरिज एक्ट, अपने सीपीसी के थ्रू। तो इतनी बात सेक्शन 21 कह रहा है। अब 21 के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो दिया गया 21A में, 21B और 21C। ये तीनों मेजर सेक्शन हैं जो बेसिकली आपके जुडिक्शन एरिया को कवर करते हैं। सेक्शन 21A को अब देखते हैं, पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केसेस। 21A का एक पॉइंट कह रहा है कि पिटिशन अगर हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी फाइल कर रहा है किसकी, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स की, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। एक पिटिशन ये फाइल कर रहा है, ये 21A का ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि फिर से अगर कोई दोबारा दूसरी पिटिशन अगर फाइल की जाती पार्टीज द्वारा, हस्बैंड या वाइफ, जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के अंडर सेक्शन 10 और सेक्शन 13 के अंदर कोई भी ग्राउंड में, चाहे वो सेम डिस्ट्रिक्ट हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो, सेम स्टेट हो या डिफरेंट स्टेट हो, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 21A का क्लॉज 2 अप्लाई होगा। अब मान लीजिए जैसे दिल्ली है, उसमें तरह तरह के डिफरेंट कोर्ट्स हैं, वहाँ भी पिटिशन फाइल की जा सकती है। अलग अलग स्टेट हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, ये सब। तो यहाँ पे 21A की जो पहली पिटिशन है और 21 क्लॉज बी की सेकेंड पिटिशन, ये दोनों पिटिशन एक साथ फाइल भी की जा सकती है और एक साथ सुनी भी जा सकती है, कैन बी फाइल्ड एंड कैन बी हेयर्ड टुगेदर। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने किसी में से जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स की पिटिशन फाइल की गई है किसी और स्टेट में, फिर दूसरी एज अ सेम अलग पिटिशन फाइल की गई हस्बैंड या फिर वाइफ द्वारा दूसरे कोर्ट में। मान लीजिए आपका मुकदमा दो कोर्ट में अलग अलग चल रहा है, या दो अलग अलग स्टेट या दो अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको सेक्शन 21 पावर देता है कि आप दोनों तरह की पिटिशन को एक जगह बैठ के सुन सकते हैं और एक जगह भी फाइल कर सकते हैं। ये 21A का ए पार्ट बता रहा है, ए और बी पार्ट। अब 21A का सेकंड पार्ट क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि इफ पिटिशन फाइल्ड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर पिटिशन फाइल की जा रही है, तो जो सेकंड वाली जो पिटिशन, यानी कि जो बाद में जो दूसरे नंबर पे जो पिटिशन फाइल की गई है, वो ट्रांसफ़र की जाएगी पहले पिटिशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यानी कि जो पहली वाली यानी कि जो सेकंड पिटिशन है हस्बैंड वाइफ द्वारा जो फाइल की गई है, उसको जोड़ दिया जाएगा फर्स्ट पिटिशन के साथ। ये बताना चाह रहा है 21A का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी पॉइंट।
अब 21A का क्लॉज 3 देख लेते हैं। ये बताना चाह रहा है कि ट्रांसफर कैन बी डन बाय कोर्ट और बाय गवर्नमेंट, यानी जो पिटिशन का ट्रांसफर या फिर केस का ट्रांसफर है ये कोर्ट द्वारा भी हो सकता है और सरकार द्वारा भी हो सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 21B को। ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर द एक्ट, यानी कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल लॉज बनाए गए हैं ट्रायल को लेके और पिटिशन को टर्मिनेट करने के बेसिस पे। 21B का क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है? ये बताता है ट्रायल ऑफ अ पिटिशन प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस अंटिल इट्स कंक्लूजन अनलेस द कोर्ट फाइंड एडजर्नमेंट प्रोवाइड्स रीजन। नहीं समझे होंगे, समझते हैं। क्या बताया जा रहा है, ट्रायल के दौरान जो ट्रायल का प्रैक्टिस यानी कि जो कोर्ट में ट्रायल जो चल रहा है वो डेली बेसिस में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार हो रहा है तो फिर महीने भर फिर गायब हो गया, फिर क्या कुछ इसमें अपडेशन है पता ही नहीं पार्टीज को। और तब तक होना चाहिए जब तक कोर्ट या फिर जज फाइनल एडजर्नमेंट ऑर्डर या फिर कोई फाइनल जजमेंट प्रोवाइड ना करे। और जो फाइनल जजमेंट वो प्रोवाइड करेगा वो किस लिए प्रोवाइड कर रहा है उसका रीज़न उसको कोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि ट्रायल के दौरान ट्रायल जो है प्रॉपर वे में एक कंप्लीट मैनर में डेली बेसिस में होना ज़रूरी है। ये 21B का क्लॉज 1 था। क्लॉज 2 बात क्या करता है, एवरी पिटिशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट डिसाइडेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस एंड नोटिस। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी पिटिशन हम जो फाइल कर रहे हैं अपने केस के दौरान उसका सुझाव या फिर उसका रिजल्ट हमको 6 महीने के अंदर ही मिल जाना ज़रूरी है। 6 महीने के अंदर ही आपको उसका डिसाइड करके मैटर बताना पड़ेगा कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला इस बात का। तो इसके लिए आपको टाइम पीरियड 6 महीने दिया जाता है और इसमें आपको बाय नोटिस सर्व किया जाता है कि अब क्या इसमें अपडेट है। तो 6 महीने तक का आपका लास्ट टाइम पीरियड रहता है। 21B का क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है, अपील शैल बी कंक्लूडेड द हियरिंग विद इन 3 months। अब मान लीजिए 6 months के अंदर आपका ट्रायल चला, 6 months के अंदर ट्रायल चला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 6 महीने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे आप अपील के लिए आपको मान लीजिए आपका ऑर्डर अगेंस्ट है आपके, तो आप ट्रायल कोर्ट से आप हाई कोर्ट मूव करेंगे, हाई कोर्ट में आप अपील फाइल करेंगे। तो अपील का जो टाइम पीरियड है वो तो इसमें डिसाइड नहीं है, लेकिन अपील का जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए अपील आपने हाई कोर्ट में फाइल की, सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ, फिर से पूरी चीज़ें प्रॉपर वे में फिर से आपने रिकंटिन्यू की, हर चीज़ बताई, कहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने गलती की वो आपने पिटिशनर या फिर रिस्पॉन्डेंट ने एक्सप्लेन की, तो उसका टाइम पीरियड 3 महीने तक रहता है। यानी कि अपील का पूरा रिजल्ट हाईकोर्ट द्वारा आपको 3 महीने के अंदर लाना होगा, ये प्रोविजन में लिखा है। लेकिन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन डालें, केसेस 5 साल भी चलते हैं, 6-6 साल चलते हैं, ट्रायल कोर्ट में ही चलते रहते हैं, तो हाई कोर्ट पहुँच ही नहीं पाते हैं। अपील का यहाँ पे टाइम पीरियड ही नहीं मिल पाता, अपील भी नहीं हो पा रही है और ट्रायल कोर्ट में भी टाइम पीरियड बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में तो अलग ही होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन इन प्रोविजन में 3 महीना अपील के लिए, 6 महीना ट्रायल के लिए दिया गया। तो ये था सेक्शन 21 का बी पार्ट। अब देखते हैं सेक्शन 21 का सी पार्ट जो बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। Anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a person under this act on the ground where it is not duly stamped or registered। कोई भी एविडेंस जो हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए शादी का कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है या फिर स्टैम्प नहीं लगा है और आपने इसको फाइल कर दी है पिटिशन के बेसिस में कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोर्ट एज एविडेंस इसको एडमिसिबल नहीं करेगी। डॉक्यूमेंट में ला रहे हैं, कोई कागज़ में ला रहे हैं, कैसा भी कागज़ हो, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए आपके फैक्ट्स के बेसिस में और आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो उससे रिलेटेड मैटर होना चाहिए। यानी कि कॉन्क्रीट सब्सटेंस है एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो एडमिसिबल होगा भले ही वो रजिस्टर्ड हो या फिर स्टैम्प उसमें लगा हो या ना। ये बताता है सेक्शन 21C। अब हम लोग सेक्शन 22 को देखते हैं जो बात करता है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। जो प्रोसीडिंग होगी वो कैमरे में होनी चाहिए और वो प्रिंट और पब्लिश कोई थर्ड पर्सन विदाउट एनी अथॉरिटी और प्रायर परमिशन नहीं कर सकता। क्या बता रही सेक्शन, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रिंटेड और पब्लिश्ड विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी अगर ऐसी खास जानकारी या फिर कुछ ऐसी बातें हैं
जो हस्बैंड एंड वाइफ तक ही सीमित रहनी चाहिए। कोई पर्सनल है इंफॉर्मेशन है, कोई प्राइवेसी से रिलेटेड बात है, जो कोड यहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहा है कैमरे के बेसिस पे, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग वो उन्हीं दोनों और प्रॉपर प्रायर कोड के अंदर तक ही मौजूद अवेलेबल रहनी चाहिए। आप उसको बाहर किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते, पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, उसको प्रिंट नहीं कर सकते, उसको कहीं पब्लिश नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। हाँ, केवल उससे रिलेटेड जो फैसला आया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट को आप प्रिंट या पब्लिश कर सकते हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो बातें हुई हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो एज अ प्राइवेसी रखा जाएगा और उसको आप नहीं छू सकते। साथ में और इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिश एनी मैटर इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ही शैल बी पनिश्ड विद फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं, यानी कि प्रिंट या पब्लिश करते हैं, कोई थर्ड पर्सन करता है, विदाउट अथॉरिटी करता है, कोर्ट का बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें आपको फाइन 1000 रुपये तक का देना पड़ेगा। ये बताता है सेक्शन 22। अब देखते हैं सेक्शन 23 जो बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। डिक्री का मतलब फाइनल हियरिंग। फाइनल हियरिंग आपको कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन में मिल सकती है प्रोसीडिंग के दौरान। सेक्शन 23 बताना चाह रहा है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, यानी कि अब कोर्ट सेटिस्फाई हो चुकी, कंफर्टेबल है ये डिसीजन लेने में कि पहला पॉइंट फर्स्ट का ए क्या बात कर रहा है, पिटिशन इज नॉट टेकिंग एनी एडवांटेज फॉर द मिस्टेक एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ सब क्लॉज ए बी सी। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि पिटिशनर जो है यहाँ पे अपनी गलती का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे उसने कोई मिस्टेक की है, तो वो यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा रहा है। कौन सी सिचुएशन में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इंसैनिटी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये जब सिचुएशन उसके साथ इन प्रॉपर वे रियल में क्रिएट हुई है और वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तो यहाँ पे एक ग्राउंड बन सकता है फाइनल हियरिंग का। सेकंड बी पॉइंट क्या बता रहा है, ग्राउंड अंडर सेक्शन 13(1)(i). सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ और क्रूएल्टी हैज नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड वाइफ। यानी कि सेक्शन 13(1) का सेक्सुअल इंटरकोर्स, 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज आई जो बात कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में हस्बैंड और वाइफ की और क्रूअल्टी के बारे में, तो ये ऐसी जो सिचुएशन अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्रिएट नहीं हुई है और हस्बैंड वाइफ इसको मान भी नहीं रही कि हाँ हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या हस्बैंड या वाइफ ने मेरे साथ क्रूअल्टी की है, तो ये बी पॉइंट ग्राउंड बन सकता है। इस बी का एक और बी है, यानी कि बी व्हेन डिवोर्स इज बाय म्यूचुअल कंसेंट सच कंसेंट हैज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फोर्स एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट द्वारा हो रहा है, यानी कि आपसी सहमति से, दोनों हस्बैंड और वाइफ की सहमति से हो रहा है, तो उस कंसेंट को आप फ्रॉड से या डरा धमका के या कोई ज़बरदस्ती करके आप नहीं ले सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट म्यूचुअली ही होना चाहिए और एज अ कंसेंट लगना चाहिए। अब इसका सी पॉइंट देखें, द पिटिशन नॉट बीइंग अ पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11 इज नॉट प्रेजेंटेड और प्रोसिक्यूटेड इन कोल्यूशन विद द रिस्पोंडेंट। क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर हम हस्बैंड वाइफ के पिटिशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सेक्शन 11 को छोड़ के कोई भी पिटिशन होगी, वो अगर यहाँ पे मान लीजिए अंडर सेक्शन 11 है, वो अंडर सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में, तो यहाँ पे कोई सीक्रेट एग्रीमेंट पहले से पिटिशनर का या फिर रिस्पोंडेंट का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वॉइड मैरिज हुई है और यहाँ पे प्लानिंग थी ऐसी कि चलो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं और मतलब एक तरीके से कोर्ट के सामने एज अ फेक मैरिज शो कर रहे हैं, तो इसकी कोई पिटिशन नहीं होनी चाहिए कोर्ट के सामने हस्बैंड वाइफ की, तो यहाँ पे आपको एक ग्राउंड बन सकता है फाइनल हियरिंग का। डी पॉइंट क्या बात कर रहा है, नो डिले इन इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसीडिंग। आपको प्रोसीडिंग स्टार्ट करने में डिले नहीं हो रही है, यानी कि आप देयर हैज़ नॉट बीन एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इन इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसीडिंग। कोई यहाँ पे अननेसेसरी इम्प्रॉपर डिले हो नहीं रहा है, प्रॉपर वे में, फॉर्मल वे में, पैरेलल वे में प्रोसीडिंग चल रही है। ई पॉइंट क्या बता रहा है, नो अदर लीगल ग्राउंड दैट वाई रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड देन इन सच केस कोर्ट कैन गिव अ डिग्री ऑफ फाइनल हियरिंग फॉर रिलीफ। कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड, यानी कोई भी अलग से दूसरा अगर कोई लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो ये जिससे लगे कि यहाँ पे हमको रिलीफ क्यों नहीं दिया कोर्ट ने। मान लीजिए ये स्पेसिफिक ग्राउंड्स तो हैं ही हैं, और कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे आपको ये लगे कि कोर्ट ने आपको यहाँ पे रिलीफ नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पे इतने सिचुएशन यानी कि 6 ग्राउंड के बेसिस में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। कोई पटिशनर यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं ले अपने पागलपन का या कोई मेंटल डिसऑर्डर का। सेक्शुअल इंटरकोर्स या क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट फ्रॉड या फोर्स वे में नहीं होना चाहिए। सीक्रेट मैरिज या फिर कह लीजिए वॉइड मैरिज नहीं होनी चाहिए। प्रोसीडिंग में डिले नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा अलग से लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे आपको या फिर कोर्ट को लगे कि हाँ इसको रिलीफ देनी चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जो आपके फाइनल हियरिंग में यूज़ हो सकते हैं और जिससे आपको फाइनल हियरिंग कोर्ट ग्रांट कर सकता है। सेक्शन 23 का क्लॉज 2 क्या बता रहा है? ये बता रहा है ड्यूटी ऑफ द कोर्ट बिफोर रिलीफ टू गिव रिकन्सिलिएशन, यानी कि रिलीफ देने से पहले एक बार अगर सुलहनामा यानी कि आपस में कॉन्वर्सेशन करके एक फ्रेंडली नेचर क्रिएट करके आपस में दोस्ती फिर से कराई जा सकती है, तो ये एक बार कोर्ट अटेम्प्ट दे सकती है। कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेज है उसके अंदर आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। नो रिलीफ अंडर सेक्शन 13, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन या फिर पार्टीज़ हैं अपना धर्म बदल रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं, किसी को लेप्रोसी है, कोई वेनरल डिसीज़ है, 7 साल से कोई अगर गायब हुआ है, या फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, या फिर वो दुनिया त्याग रहा है मोह माया से छोड़ के। तो ये सब कंडीशन में आप रिलीफ तो दे नहीं सकते, या फिर रिलीफ कह रहे हैं यहाँ पे आप किसी तरीके से सुलहनामा तो करवा नहीं सकते। अब धर्म बदल लिया है, कोई बीमारी है, शासन से लापता है, तो अब इसमें कैसे सुलहनामा होगा। लेकिन रिलीफ से पहले आपको रिकन्सिलिएशन करवाना एक बार ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट बता रहा है फॉर रिकन्सिलिएशन कोर्ट अर्जेंट फॉर 15 days एंड कैन ऑल्सो बी रिफर्ड टू कॉम्पिटेंट पर्सन। रिकन्सिलिएशन के लिए कोर्ट यहाँ पे 15 दिन के लिए अर्जेंट कर सकती है, रोकी जा सकती है यहाँ पे प्रोसीडिंग। और रिकन्सिलिएशन के लिए आपको कॉम्पिटेंट पर्सन के पास या फिर मीडिएशन सेंटर भेजा जा सकता है कि चलो एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या आपस में सुलहनामा करके बात को ख़त्म करो। तो यहाँ पे एडजमेंट 15 दिन के लिए रोकी जा सकती है। उस पीरियड में या उस दौरान मीडिएशन सेंटर यहाँ पे अपना प्रोसेस क्रिएट कर सकती है और यहाँ पे मीडिएशन के बेसिस में रिकन्सिलिएशन का प्रोसीजर हो सकता है। लास्ट क्लॉज 4 क्या कह रहा है सेक्शन 23 का? इन एवरी केस कोर्ट शैल गिव अ फ्री कॉपी ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ डिवोर्स। हर केस में, हर प्रोसीडिंग में आपका राइट है पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट का कि आपको कोर्ट की फ्री कॉपी मिले, जिसमें सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए कि किस बेसिस में यहाँ पर डिवोर्स हुआ है, क्या और कौन से ग्राउंड यूज़ किए गए हैं, क्या कहा है पार्टीज़ ने, कहाँ क्या बात की गई है जज ने। तो ये सब चीज़ के लिए आपको फ्री कॉपी मांगने का राइट है कोर्ट के द्वारा। अब देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन जो बात करता है सेक्शन 23A। ये बात करता है रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। क्या बताता है ये सेक्शन? ये बताना चाह रहा है ये जो पॉइंट है इस 23A ये ऐड किया गया 1976 के अमेंडमेंट, यानी कि ये पहले आपका प्रोसीजर, पहले जो आपकी प्रोसीडिंग होती थी वो सेक्शन 23 तक की होती थी, अब 23A क्लॉज को ऐड कर दिया। क्या बता रहा है कि हस्बैंड पुट एलिगेशन ऑफ एडल्ट्री, क्रुएल्टी और डिजर्शन, देन हियर वाइफ कैन आल्सो काउंटर क्लेम और रिप्लाई टू द एलिगेशन एंड इफ वाइफ एलिगेशन इज करेक्ट देन द वाइफ आल्सो गेट रिलीफ। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हस्बैंड अगर इल्ज़ाम लगाता है अपनी वाइफ में एडल्ट्री का, क्रुएल्टी का या फिर डिजर्शन का, तो वाइफ यहाँ पे काउंटर क्लेम कर सकती है, अपना जवाब लगा सकती है। और अगर यहाँ पे एलिगेशन वाइफ के बेसिस में करेक्ट हुए तो वाइफ को रिलीफ दिया जा सकता है। और यहाँ पे वाइफ को भी कोई अलग से पिटीशन फाइल करने की इसके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपको रिप्लाई के लिए अब अलग से पिटीशन फाइल नहीं करनी है, आपको इसी पिटीशन प्रेजेंट में काउंटर क्लेम के बेसिस में अपनी बात को रखने का यहाँ पे अधिकार है। तो ये यहाँ पे वाइफ के लिए बात की गई है जिसको 1976 में लाया गया था सेक्शन 23A के बेसिस में। तो यहाँ तक हम लोग ने सेक्शन 19 से सेक्शन 23A के प्रोविजंस को देखा, जिसमें हम लोग ने समझा कि कहाँ पे कोर्ट का जुरिडिक्शन है, कौन सी पार्टी कब यहाँ पे रिलीफ ले सकती है, कब यहाँ पे फाइनल हियरिंग तक जा सकती है पार्टीज़। तो ये इसका हाफ पार्ट हम लोग ने भी कंप्लीट किया है। जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर का रेस्ट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ का कंसेप्ट आज का समझ आया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।